Hi friends, good morning. So I'm back with GST CA Inter for November 2020 students. I hope you are with me and all well and be home, stay safe and do study. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पूरा खत्म किया था एंड टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में वी हैड स्टडीड टू सेक्शन, सेक्शन 12 and section 13. Section 12 deals with time of supply of goods and section 13 deals with time of supply of services. Along with that हमने relevant section 31 पढ़ा था which deals with कि इनवॉइस कब रेज होना चाहिए. रीजन वो था क्योंकि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. मतलब हमें ये चेक करना था कि हैव यू रेज्ड इनवॉइस विद इन द गिवन टाइम पीरियड और नॉट. इफ यस तो आपके लिए कोई और प्रोविजन होगा, इफ नो तो आपके लिए कोई और प्रोविजन होगा. Am I clear till here? Can I start with the questions? We have almost, I think, 11 questions, right? Right. 12 questions, not 11, 12 questions. Chalo. Let's discuss all these questions. Determine the time of supply in each of the following independent cases in accordance with the provision of section 12 of CGST Act in case supply involves movement of good. Supply involves movement का मतलब अभी तक हमने डिलीवरी नहीं दी है, मतलब रिमूवल है. सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट मतलब अभी हमारे यहाँ से क्या होने वाला है? रिमूवल होने वाला है. आई होप यू वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्लियर है ना? मतलब मूवमेंट है, मतलब मेरे यहाँ से माल अभी मेरा ही है तो उसको मैं डिलीवरी नहीं बोलूंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी? रिमूवल बोलूंगी. आई होप विथ मी. ठीक है. डेट ऑफ रिमूवल देके रखा है, डेट ऑफ इनवॉइस देके रखा है. हमने क्या पढ़ा? रिमूवल के टाइम पे एट द टाइम और बिफोर रिमूवल आपको इनवॉइस रेज करना है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1. इनवॉइस की डेट्स देके रखिए. डेट व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल टू दी रेसिपिएंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. सी ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो मैं इसको एफसीएम ही मांग के चलूंगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. एंड आरसीएम इज नॉट नॉर्मल. RCM is not normal. GST में FCM is an indirect tax. Normally you will pay tax, supplier will pay tax. So if you want to see RCM, तो you'll have to specify it. और अगर क्वेश्चन में या तो वैसे हिंट देके रखोगे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है तो फिर आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हम वो आरसीएम की लिस्ट में पढ़ के आ चुके हैं कि बस डायरेक्टर्स के केस में आरसीएम लगने वाला है. अगर डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज नहीं है तो वो अलग बात है, तो वहां फिर आरसीएम बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रोविजन याद होना चाहिए. पर यहाँ तो ऐसा कुछ देखे रखा ही नहीं है, तो इन दिस केस विल बी गोइंग फॉर एफसीएम ओनली एंड यू राइट व्हाट एवर यू गोइंग टू अज्यूम. मतलब ओके, तो पहले ये चेक कर लो. सी हमारा 12/2, अगर मैं एफसीएम की बात करूँ तो 12/2 डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज earlier. Am I clear? But if you remember, हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, नोटिफिकेशन नंबर 66/17 कि इन केस ऑफ गुड्स हम डेट ऑफ पेमेंट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे. मतलब हमारे लिए सिर्फ दो ही डेट रहेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस. तो लेट मी फर्स्ट चेक कि इनवॉइस हमारा टाइमली है कि नहीं है. रिमूवल कब था? 1 अक्टूबर को. इनवॉइस कब रेज हुआ? 2 अक्टूबर को. तो इसमें सिंपल है यार, विच एवर इज अर्लियर. मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 1 अक्टूबर. अब मैं क्लियर? मुझे पेमेंट एक्चुअली भले पेमेंट लेट है, भले पेमेंट क्या है? लेट है, बट स्टिल आई विल डायरेक्टली गो फॉर 1 अक्टूबर ओनली. सेकेंड केस, मेरा रिमूवल कब था? 3 अक्टूबर. मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 1 अक्टूबर. गेट माय पॉइंट? मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 1 अक्टूबर. दैट मीन्स डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई. इस केस में मेरा लास्ट डेट इज 1 अक्टूबर. इस केस में मेरा डेट ऑफ इनवॉइस. थर्ड केस की बात करते हैं. थर्ड केस में मेरा रिमूवल वाज 4/11. मैंने इनवॉइस टाइमली रेज किया है पर पेमेंट मुझे पहले आ गया है. अगर नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं रहेगा तो तुम ये आंसर दे के आ जाओगे. सिर्फ फर्स्ट सेकंड में आप गलती नहीं करोगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड में पेमेंट ही बाद में, फर्स्ट सेकेंड में पेमेंट ही बाद में. तो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द सर्कुलर नंबर यू वोंट बी डूइंग मिस्टेक. बट मैं अगर फर्स्ट एंड सेकेंड भी सॉल्व करके आती ना तो मैं वहां लिखती
कि दो हमारा प्रोविजन 12(2) क्या बोलता है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, but as per circular number 66/17 I have to go with either date of invoice or last date of raising the invoice whichever is earlier. I hope you are getting my point. I hope you are getting my point. समझ में आ रहा है? तो भले आपका आंसर 15 नवंबर था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 25 नवंबर था, इट डज नॉट मैटर क्योंकि आपकी बाकी चीजें अक्टूबर में हो रही थी, बट स्टिल दिस शोज दैट यू नो द कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? एंड थर्ड केस में तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा अगर आपको सर्कुलर पता नहीं है, आप सीधे 1 अक्टूबर को देके आ जाओगे, पर 1 अक्टूबर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इन दैट केस योर आंसर विल बी 4/11/2019। एम आई वेरी क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन? और प्रेजेंटेशन देखा आपने? सी बच्चे ना ऐसे पैराग्राफ में लिखते हैं फर्स्ट केस सेकेंड केस, बस नहीं रे। सी अगर आज ये टैबुलर फॉर्म में आप बनाते हो, इट बिकम्स सो इजी फॉर अस टू चेक एंड फॉर पेपर चेक ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। मैंने कितनी बार ना जो बच्चे बाई चांस किस रीजन से फेल हो जाते हैं एग्जाम में एंड देन दे गो फॉर द आंसर शीट, अपने आंसर शीट मंगवाते हैं एंड देन दे कम एंड शो मी कि मैम वेयर डिड आई वेंट रॉन्ग, एटलीस्ट हमको पता तो चले तो नेक्स्ट टाइम हम वो गलती रिपीट ना करें। मेनली तो मैंने ये देखा कि प्रेजेंटेशन में मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि आंसर क्या है। I actually had to put efforts at what provision you have written, what is your end answer, what are you doing. Presentation makes a lot of difference. एकदम प्राइमर पैसे क्लियर हो जाना चाहिए what are you trying to say. अब ये टेबुलर फॉर्म है, isn't this very clear? आपने वहीं के वहीं रीजन लिख दिया। Am I clear? समझ में आ रहा है? प्लीज प्रेजेंटेशन का ध्यान देना, इसलिए मैंने आपको जब बताया था कि बस हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसे में देखो अगर तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया ना तो तुम आंसर एग्जाम घर में कैसे प्रैक्टिस करोगे? ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर। घर में तुम ये प्रैक्टिस करोगे, ये जो मैंने रेड 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 किया ये तुम्हारा आंसर है, तुमने टैली कर लिया, हाँ ये मेरे तीनों आंसर क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। बट ये जो मैंने प्रेजेंटेशन है ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया, बस एंड आंसर गलत हो जाएगा ना फिर भी मार्क्स मिलेंगे। बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है ना तो 100% मार्क्स कटेंगे। आई होप विथ मी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, determine the time of supply for the given information. May 4th supplier invoices goods taxable on RCM, क्लियरली बोल दिया RCM, और goods बोला है तो 12, पहले पता ये चेक करो कि 12 लगेगा कि 13 लगेगा, तो 12 लगेगा, उसमें 12 3 लगेगा क्योंकि RCM की बात की है। अब मैं कहता हूँ आपको फिर प्रोविजन ध्यान में रखना पड़ेगा कि RCM वाला प्रोविजन गुड्स के केस में क्या बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी बताओ, आंसर करो, टेल मी 12(3) क्या बोलता है। बस इस चैप्टर के नोट्स आई थिंक मैक्सिमम 4 पेजेस में इस चैप्टर के नोट्स दैट फ्लो चार्ट फॉर्म में रेडी होना चाहिए। बताओ मुझे 12(3) क्या बोलता है, फास्ट। Taking too much time. See, 12(3) क्या बोलता है, date on which goods is received or date on which payment is recorded in your books और बैंक में डेबिट हुआ है या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस। बस मैंने आपको बोला है ये चार्ट बना के रख लो, दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर 5 मिनट्स में एग्जाम के जाने के पहले रिवाइज हो जाएगा। मैं क्लियर? सिर्फ 2 प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक इनडेप्थ प्रिपरेशन करनी पड़ती है और एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कल पेपर है तो आज सब कुछ कैसे रिवाइज हो जाए। Am I clear? Am I clear? Date on which goods is received, फिर डेट ऑफ पेमेंट, बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट, ये दोनों मिला के क्या है, डेट ऑफ पेमेंट ही है। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट की भी है डेफिनेशन कि जब रेसिपेंट पे कर रहा है तो रेसिपेंट के बुक्स में पेमेंट की एंट्री या रेसिपेंट के बैंक में डेबिट की एंट्री एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 3 फॉर्मूला है। Am I clear? So let's go with the okay. क्या क्वेश्चन है, सप्लायर ने इनवॉइस कब रेज किया, 4 मई को, 30 डेज कब इलैप्स हुए, से 30 डेज जून 3 को इलैप्स हुए हैं, 30 डेज जून
थर्ड को इलैप्स हुए हैं, तो यू विल नॉट टेक 30 डेज, यू विल टेक 31st डे। एम आई क्लियर? 1 सेकेंड, उसको गुड्स कब रिसीव हुआ? May 12, पेमेंट कब हुआ? May 30, तो देखा जाए तो गुड्स रिसीव इज May 12, पेमेंट इज May 30 एंड 31st डे इज 4th of June। तो इन तीनों में से whichever is earlier is 12th May, whichever is earlier is 12th May। से I'm again reading this line, supplier invoices goods taxable on RCM to Bridge and Company 30 days from the date of issuance of invoice elapse on June 3rd। इन्होंने क्या बोला है? 30 डेज कब elapse होते हैं, कब खत्म होते हैं? जून 3rd को खत्म होते हैं। आई विल नॉट बी टेकिंग 30th डे, आई विल बी टेकिंग 31st डे। मैंने इसका कैलकुलेशन भी कल समझाया था। जब 4th मे की बात करते हैं, 4th मे को इग्नोर करो। मैंने आपको बताया एवरी फिंगर 3, तो एक हैंड 15, दूसरा हैंड 15 है। मैं 30 डेज काउंट करना है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, क्योंकि मई 31st है, एंड जून 1st, 2nd, 3rd। थर्ड को 30 डेज elapse होते हैं। I won't be considering 30th day, I'll be considering the day following the 30th day, that means 31st day. That means for me 4th June। Am I clear? पर हाँ, तीनों में earlier कौन सा है? May 12। Am I clear? तो क्या लिखा है? Your May 12 will be the time of supply being the earliest of the 3 stipulated date। बॉस ये थोड़ा शॉर्टकट आंसर लिखा है, पर यहाँ पहले आपको सेक्शन 20, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है वो लिखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेक्शन 12 3 कौन सा डेट बोल रहे हैं उसमें, विच इज द अर्लीस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, okay, let me read the question. Mr. X, a registered supplier, supplied certain goods to Mr. Y on 6 months credit with a penalty clause in the agreement levying a penalty of 5% of the invoice value in case of delayed payment। Okay, 6 months का credit period था कि आज मान ले जाओ 6 महीने की उधारी है, पर 6 महीने में पैसे आ जाना चाहिए। अगर 6 महीने में पैसा नहीं आया तो 5% आपको क्या पे करना पड़ेगा? पेनल्टी पे करना पड़ेगा। गुड्स है, गुड्स है, तो गुड्स है सेक्शन 12, पेनल्टी है, पेनल्टी है कौन सा सेक्शन? जल्दी बताओ। 12 सबसेक्शन 6। बॉस यहाँ पे सबसेक्शंस याद करना पड़ेगा। मतलब यार मेरा तो ऐसे मानना है कि 40 मार्क्स अगर जीएसटी आपके एग्जाम में है, 35 तो कहीं नहीं जाना चाहिए। And that will come only when you learn sections, subsections, everything properly. And honestly, it is possible to learn. ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। इनवॉइस कब डेटेड हुआ था? 1/11/2019 को। ओके, Y could not make the payment on the due date due to unavoidable reason। 6 months में पेमेंट नहीं कर पाया। He however made the payment of invoice on 5th of May। Okay, raised a debit note for the penalty amount। There have been dispute on this. The matter was in arbitration, which was finally resolved with Y agreeing to pay half the penalty amount। The penalty was paid by Mr. Y on 12 December, determine the time of supply। A very good question and an important question। Good question, अच्छा question है। अच्छा, पहले ना इसको थोड़ा सा, अगर इसमें बहुत डेप्थ में आंसर नहीं देके रखा है, अपन इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं विथ राइटिंग डेटास। हमेशा क्वेश्चन को अगर इजी करना है ना, तो क्या करो, क्या करना चाहिए? हमेशा डेट्स लिख लेनी चाहिए। क्या डेट्स दिए? इनवॉइस कब रेज हुआ है? इनवॉइस कब रेज हुआ है? 1/11, राइट? 1/11/2019, और यहां से 6 मंथ्स की बात करी है। अब समझना, पहले मंथ्स कैलकुलेट करना सीखो। मंथ्स जब मैं बात करती हूँ तो मैं 28 डेज का मंथ हो रहा है, कि 9 का हो रहा है, या 30th का हो रहा है, 31 का हो रहा है, डज नॉट मैटर टू मी। मंथ मीन्स मंथ।
अब मंथ कैसे काउंट करना है बस, अगेन मैंने बोला वो वाला डेट कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेकेंड 11 to 2019 till first 12 2019 is 1 month। आप जिस डेट से स्टार्ट करते हो नेक्स्ट मंथ में अ डेट बिफोर इज दैट मंथ खत्म हो जाता है। देन 2 December to 1 January 2020, then 2 January to 1 February 2020, then 2 February to 1 March, then 2 March to 1 April, and 2 April to 1 May। I hope you're getting me। से मैंने क्या किया है पहले समझो। हम ये एक थंब रूल बना लेना कि हम जिस डेट से बात कर रहे हैं हम उस डेट को कंसिडर नहीं करेंगे। हम जिस डेट से बात कर रहे हैं हम उस डेट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डेट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 11 को अगर इनवॉइस रेज किया है तो मैं सेकेंड 11 से स्टार्ट करूंगी। और मैंने जिस डेट से स्टार्ट किया है नेक्स्ट मंथ अ डे बिफोर वो मंथ खत्म हो जाता है। मैं कह वो मंथ खत्म हो जाता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। यस, फॉर एग्जाम्पल अपने मंथ की बात करो, अगर 1 Jan को मंथ स्टार्ट हुआ है तो 1 Feb को नया मंथ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उस डेट के एक दिन पहले मतलब 31 Jan को मंथ खत्म हो जाता है हमारे लिए। आई होप यू गेटिंग मी। समझ में आ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? यस और नो? गेटिंग मी? एम आई क्लियर? ओके। 1 May तक बंदा पेमेंट करता तो ठीक था। उसने पेमेंट कब किया? उसने पेमेंट किया 5th May को किया। दैट मीन्स ही हैज नॉट डन द टाइमली पेमेंट। ही हैज नॉट डन टाइमली पेमेंट, विल हैव टू पे। ओके, मैंने क्या रेज, सप्लायर ने क्या रेज किया? डेबिट नोट। बस डेबिट नोट समझना, मतलब ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जब मैं सीए कर रही थी ना तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि डेबिट नोट में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि सिंपल लॉजिक है ना, जो मेरे लिए डेटर है वो आपके लिए क्रेडिटर है, जो मेरे लिए डेबिट नोट है वो आपके लिए क्रेडिट नोट है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता था। मेरा कॉन्सेप्ट पूरा गलत हो जाता था। जिसने रेज किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। आज मैं सप्लायर हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। मुझे आपसे पेनल्टी लेनी है, मतलब मुझे आपसे पैसा लेना है, तो मेरे लिए असेट हो गया। तो मेरे लिए असेट हो गया तो मैं क्या इशू करूंगा? डेबिट नोट इशू करूंगा। और मेरा डेबिट नोट मेरे बुक्स में असेट में दिखेगा। आई एम अ सप्लायर, आई हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम यू इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, तो आई हैव रेज डेबिट नोट। डेबिट नोट मेरे बुक्स में क्या होगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। डेबिट नोट मेरी बुक्स में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। एंड क्योंकि मैंने आपको इशू करके दिया है तो आपके लिए क्या है? आपको मुझे पैसा पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है, आपके लिए वो क्रेडिट नोट है, आपकी वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बट वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जिसने इशू किया है। तो मुझे पैसा लेना है इसलिए मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया। बट डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट के लिए हम कहाँ गए? आर्बिट्रेशन। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सी एक होता है विद इन कोर्ट, एक होता है आर्बिट्रेटर। सी वर्ड आया है तो नॉलेज इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता है तो आप एग्जाम में क्या करोगे? सिंपल वाली बात है, सपोज आपके मेरे बीच में झगड़ा चल रहा है पेनल्टी को लेके, तो हम किसी थर्ड पर्सन के पास गए जो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर इज एन अनबायस्ड पर्सन। आर्बिट्रेटर इज एन अनबायस्ड पर्सन, मतलब उसके लिए यू एंड मी डज नॉट मैटर एट ऑल। ही विल गिव अ फेयर कॉल, फेयर डिसीजन लेगा। मतलब और आर्बिट्रेटर ने क्या बोला? ओके हाफ पे कर दो। यहाँ कहीं वैल्यू देके नहीं रखी है, हाफ पे कर दो। और वो कब पे किया? 12 December को पे किया। समझना यहाँ पे दो चीज है, एक तो गुड्स है और एक पेनल्टी है। मैंने आपको पढ़ाया था एक ही ट्रांजैक्शन में आपके पास दो टाइम सप्लाई होगा। गुड्स के लिए 12/2 लगेगा, पेनल्टी के लिए 12/6 लगेगा। पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन का होगा जिस दिन पेनल्टी मिली, विच विल बी 12/12, विच विल बी 12/12। एंड 12/2 में हमने क्या पढ़ा है? इनवॉइस की डेट या लास्ट डेट या डेट ऑफ पेमेंट। पर फिर हम आगे 66/2017 पढ़ के आए हैं जिसमें हमने क्या बोला है? इनवॉइस और लास्ट डेट। तो इनवॉइस कब इशू किया है? 1 11 और कुछ नहीं बोला है तो हम अज्यूम कर रहे कि वही लास्ट डेट है। तो गुड्स के लिए इट इज 1 11 2019
and interest या penalty के लिए it is 12, 12, 20, 20. Am I very clear? Am I very clear? समझा? समझा? I hope with me. और ऐसे भी पता है इन्होंने बोला determine the time of supply in light of GST, right? With respect to goods supplied, the time of supply shall be the invoice date assuming. से मैंने भी वो बोला ना कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि गुड्स डिलीवर कब किया है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ. तो बॉस जो आप अज्यूम करो वो लिखो. आपके असम्पशन मुझे कैसे पता चलेंगे? मेरे को सपना आएगा आपने ये अज्यूम किया था. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं ना बच्चे. तो प्लीज whatever you are assuming right, I have told you write your paper as if somebody you are teaching somebody. You write जैसे आज मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, आप ऐसे ही पेपर लिखो जैसे कि आप पेपर चेकर को पूरा क्वेश्चन समझा रहे हो. उसको कुछ भी नहीं आता है ये समझ के अगर आपने पेपर लिखा ना, फुल मार्क्स. मतलब ओके. तो गुड्स के लिए फर्स्ट 11, इंटरेस्ट के लिए या पेनल्टी के लिए 12, 12. एम आई वेरी क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था. Can I go ahead? Okay, next question. Fourth question. Investigation shows that ABC and Company carried out service of cleaning and repairs of tank in an apartment complex for which the Apartment Owners Association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description. The dates of the work are not clear from the records of ABC. ABC have not even issued invoice or entered payment. See, ABC पहली बात तो मैंने आपको हमेशा बोला है कौन सप्लायर है, कौन रिसिपेंट है, देख लो भैया. और किसकी बात चल रही है? सर्विस की बात चल रही है. तो सेक्शन 13 की बात चल रही है. मतलब ABC ने किसको सर्विसेज दी? अपार्टमेंट वाले को. मैंने आपको बताया था ना, चोरी मतलब क्या हो गया? ABC ने तो ना इनवॉइस की डेट लिखी, ABC ना इनवॉइस की डेट लिखी, ना पेमेंट की डेट लिखी. तो बेसिकली सेक्शन 13 लग रहा है क्योंकि सर्विस है. और जब तक आप बोलोगे नहीं मैं इसको FCA मान के चलूंगी तो 13(2) मान के चलूंगी. 13(12) नहीं, सॉरी 13(2), 13(12) नहीं, 13(2) FCM. तो नाउ क्वेश्चन कम्स, मैम FCM क्या बोलता है? बॉस प्रोविजन इतने ज्यादा ऐसे दिमाग में होने चाहिए. ये हमारा कौन सा है? ओके 12 सेक्शन चल रहा है. 13 क्या बोलता है? 13(2) क्या बोलता है? ओके राइट. 13(2)A था, 13(2)B था. अगर सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो 13(2)C. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपेंट. रिसिपेंट ने अपनी बुक्स में जब सर्विसेज मिलने की क्या करी होगी? एंट्री करी होगी. हम वो डेट मान लेंगे, हम वो डेट मान लेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप विथ मी. यस और नो? तो क्वेश्चन क्या दे के रखा है? सी, the time of supply cannot be determined, White provision clause A and B of section 13(2), as neither the invoice has been issued nor date of provision of services available, as also the date of receipt of payment in the books of supply is also not available. Therefore, the time of supply will be determined as per clause C of section 13 subsection 2, that is the date on which a receipt of service shows, recipient of service shows on in his books of accounts, thus 4th of April. Am I very clear? See, ऑडिट किसका हो रहा होगा? ऑडिट हो रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स का, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का ऑडिट हो रहा होगा. उसके ऑडिट करते वक्त 4th अप्रैल को ये पेमेंट का मिला एंट्री. तो हमने पूछा कि वो पेमेंट किसके लिए किया है? तो उसने कहा कि हमने उससे ना क्लीनिंग की सर्विस ली है. मेरी बत्ती जलेगी. मैं सामने वाले को पूछूंगी भैया क्लीनिंग की सर्विसेज तो इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ कि आपको क्लीनिंग की सर्विसेज दी. तो इनवॉइस को मुझे ये चेक करना है कि जीएसटी प्रॉपरली है कि नहीं है. इनवॉइस की कॉपी ही नहीं होगी बंदे के पास क्योंकि उसने इश्यू ही नहीं की, तो इसके पास कॉपी कहां से आएगी? एम आई क्लियर? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. इनवॉइस कॉपी इन केस ऑफ सर्विस में
दो कॉपी होती है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल रिसिपेंट के पास होती है, डुप्लीकेट सप्लायर के पास होती है। आज मैं अगर आपको सिंपल, अगर आपने क्लासेस में देखो एडमिशन लिया होगा, तो एडमिशन जब लेते हो आप फीस भरते हो तो इनवॉइस कॉपी बनती है, नीचे कार्बन कॉपी लगाते हैं हम लोग, तो ओरिजिनल कॉपी हम आप लोग को दे देते हैं और हम लोग डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रखते हैं। अब सेम चीज हैपन विद हिम, यहाँ रिसिपेंट, आप लोग रिसिपेंट तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी, रिसिपेंट के पास ओरिजिनल कॉपी थी नहीं। कहीं ना कहीं बिंग ऑडिटर मेरा दिमाग चलेगा, मैं पूछूंगी भाई किससे लिए सर्विसेज, मैं उसके पास जाऊंगी। चलो अगर मैं नहीं भी जा पाई तो आई कैन आस्क द ऑडिटर ऑफ दैट पर्सन। एम आई क्लियर? छोटा मोटा पेमेंट होता तो ऐसे भी इग्नोर हो जाता है, बड़ा पेमेंट होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. From the following information, determine the time of supply of services. Okay, please पहले ना ऐसा सर्विसेज है कि गुड्स है, सर्विसेज है कि गुड्स है, दिमाग में रख कर लिया करो। तो सेक्शन 13, ओके, सप्लाई एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर मंथली पेमेंट अप टू 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मैंने आपको क्लियर कल बताया था कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनवॉइस कब रेज किया जाता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनवॉइस कब रेज किया जाता है, अगर पेमेंट का डेट मालूम रहता है ऑन और बिफोर दैट डेट। अगर पेमेंट का डेट मालूम नहीं है तो जब क्लाइंट पे करेगा ऑन दैट डेट, या अगर इवेंट बेस है तो इवेंट जब होगा उस दिन या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। यहाँ मुझे पता है कि भैया जनवरी का पेमेंट 15 फरवरी तक हो जाना चाहिए। वह कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर मंथली पेमेंट अप टू 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। एम आई क्लियर? तो 50 हर अगले महीने की 15 के पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आई होप नहीं, बेसिकली ये इनवॉइस की डेट है, ये क्या है, ये हमारा डेट देके रखा है। फिर हम लोग जाते हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 13 सब 2 बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है कि इनवॉइस कब रेज होना चाहिए, आपने जब सर्विस दी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर। समझना, बहुत कंफ्यूज मत हो। हमने सेक्शन 31 समझ के ये देख लिया कि इनवॉइस कब तक, मतलब लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस। Am I clear? I hope you're with me. Section 31 देखिए, this is the date by which invoice should raised. फिर हमारा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 बोलता है कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, एंड एक्सेप्शन केसेस में 45 डेज। कौन से 45, कौन किन के लिए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। एम आई क्लियर? तो देखते क्वेश्चन क्या है। Entry a provision or service in the books, invoice date, due date of payment as per contract and receipt of payment. Am I clear? तो हम पहले ये चेक करते हैं कि ड्यू डेट क्या है। 15 दिसंबर, क्या मेरा इनवॉइस टाइमली रेज है? ओके ओके ओके, वेट, यहाँ ये हमने देखा, राइट, हमने ये देखा। अब मुझे बताओ हमने सर्विसेज कब दी, 30th 11 को। इज इनवॉइस raised within 30 days? See, you remember 13(2)(a), 13(2)(b), 13(2)(a क्या बोलता है, is invoice raised timely? Is invoice raised timely? If yes, date of invoice or date of payment, whichever is earlier. If no, date of service or date of payment, whichever is earlier. Am I very clear? Am I very clear? देख लो यार बॉस, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। सी बोला 13(2)(a), 13(2)(a क्या बोलता है, द डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस by supply if the invoice is issued within the given time period. Am I clear? अगर आपने invoice within the given time period किया है तो date of invoice and date of payment whichever is earlier. If no, then what? Then what? Date of supply of service or date of payment whichever is earlier. I hope you are getting my point. Question क्या है?
चलो क्वेश्चन समझते हैं। पहला केस बात करते हैं। 30/11 इनवॉइस 7/12, ड्यू डेट 15/12, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 20/12। अच्छा, एक एक करके समझना, एक एक करके समझना। ड्यू डेट पेमेंट की ये है, मतलब मेरा इनवॉइस 31 के हिसाब से टाइमली है। हाँ, am I clear? Am I clear? And I have even raised the invoice within 30 days of the completion of service. So date of invoice or date of payment, whichever is earlier में date of invoice. Am I clear? Second case में क्या हो रहा है, मेरा services कब हुआ है, 31st of December. Contract invoice कब issue किया है, 22nd of January. ड्यू डेट क्या था, 15 जनवरी ना, क्योंकि अगले हर बार ऊपर ही बोल देता है 15 बोल दिया था। देखो क्या लिखा है, since invoice is issued after the due date, since invoice is issued after the due date, तो फिर इस केस में मैं ये कंसिडर नहीं करूंगी। आई विल बी टेकिंग, आपने जिस दिन क्या दिया, प्रोविजन किया, जिस दिन क्या किया, कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक यहाँ पे। लेट मी जस्ट चेक दिस, क्या हो रहा है यहाँ पे। 15th ड्यू डेट का, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ओके पेमेंट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, just a minute, let me go to it. Date of provision of service क्या लिखा है, if the invoice is not issued within the prescribed time, sometimes due to ignorance or negligence or any other reason, the invoice is not issued within the time specified in section 31 subsection 2, which has been dealt above while discussing 13(2)(a). In situation, the time of supply of service shall be the date of provision or date of payment. ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, date of provision or date of payment. Am I clear? तो provision हमारे हमने क्या लिया था, date of provision is 31st December and date of payment is 20th of January. तो बेसिकली हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 31st December होगा। यहाँ पे करेक्ट करो इसको, 31st December होगा, not 15 January. 15 January is just to see whether I have raised invoice timely or not. कोई confusion? कोई confusion? कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों ने यही आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई नो, क्यों नहीं, क्या लिखा है, प्रोविजन कब किया, 31st December, इनवॉइस कब रेज किया है, 22nd of January. Due date of payment is just to determine whether I have raised invoice timely or not. If I have not raised invoice timely, then I will go for 13(2)(b. And 13(2)(b) क्या बोलता है, date of provision of service or date of payment, whichever is earlier. Tell me where things are going wrong. Okay, no confusion, ठीक है. Okay, and third क्या है, थर्ड वाला क्या था, इनवॉइस, अगर टाइमली इनवॉइस रेज किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस, am I clear? And date of payment whichever is earlier, इस केस में 11/2. Am I clear? Is this clear? अच्छा क्वेश्चन था, is this clear? Can I go ahead? Okay. Question number 6. Swatch and Company is engaged in supplying of cleaning services. Same question I think, yeah. In residential premises, investigation shows that Swatch and Company carried out services of cleaning and repairs of tanks of Kamal Housing Society, from which Kamal Housing Society showed a payment of cash on 25th December to them against work of this description. The date of the work is not clear. Some recall that Swatch and Company have not issued invoice, neither even have showed the payment. Swatch and Company fraud करने की कोशिश कर रहा था, पर कमल एंड कंपनी की बुक से, कमल हाउसिंग सोसाइटी की बुक से पता चल गया, तो ये डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन इंडस्ट्रीज लिमिटेड engaged the services of Sandhu Transporter for road transport. See,
एक वर्ड लिखो, GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये हमारा आएगा विद इन दिस वीक, आ ही जाएगा GTA। GTA मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड का जो बिजनेस करते हैं उन्हें GTA कहा जाता है। और GTA पे समझना, अभी मैं बता देती हूँ, RCM लगेगा। क्या लगेगा? RCM मतलब समझना, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं। मैं कौन हूं? ट्रांसपोर्टर हूं। मैं आपका सामान पहुंचाऊंगी। तो कैसे होता है यहाँ पे एक बंदा मुझे सामान देगा, एक बंदा मुझे क्या देगा? सामान देगा। आई होप विथ मी, समझना हाउ इट वर्क्स। ट्रांसपोर्टर का जो बंदा होता है ना, अब कोई तो सामान देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसाइनर। कंसाइनर ने गुड्स इसको दिए और ये जाके किसको देगा? कंसाइनी को देगा। मतलब यहां पे ट्रांसपोर्टर इज सप्लायर और ये दोनों कौन है? रिसिपेंट 1 एंड रिसिपेंट 2। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आई थिंक मेरे को जीटीए पढ़ाने में ही तुम्हें एक पूरा लेक्चर लगेगा। इट इज दैट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी अभी जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में एग्जामिशन का चालू करने वाली हूँ, इतना इजी चैप्टर, बस लेंदी है बहुत इजी पर लेंदी है। तो उसमें जीटीए, यस यू विल हैव टू अप्लाई ब्रेन्स, क्योंकि इतने सारे एग्जामिशंस है कि आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। समझना, जीटी में तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सप्लायर और 2 रिसिपेंट। कंसाइनर सप्लाई ट्रांसपोर्टर को माल देगा, ट्रांसपोर्टर जाके किसको माल देगा? कंसाइनी को। ओके, थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए, हमारे लिए रिसिपेंट कौन होगा? जो पेमेंट करेगा इस सर्विसेज का। ट्रांसपोर्टर का जो भी पेमेंट करेगा, कंसाइनर ने पेमेंट किया तो हमारे रिसिपेंट कंसाइनर हो जाएगा। अगर कंसाइनी ने पेमेंट किया तो हमारे रिसिपेंट कंसाइनी हो जाएगा। दैट मीन्स whosoever will do the payment to the transporter will be the recipient for us। और अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पर यह थोड़ा नॉलेज देने के लिए मेनली क्या लगता है? आरसी। अगर चलो ठीक है, लेट मी गिव दैट नॉलेज, कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ट्रांसपोर्टर के पास, जीटीए के पास 2 ऑप्शन है। जीटीए के पास अपने इनवॉइस पे इनवॉइस 1 एंड इनवॉइस 2 2 ऑप्शन है। 1 लाख की सपोज क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। 1 लाख की सपोज क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। अगर ये 12% जीएसटी लगाएगा, अगर जीटीए 12% का रेट लगाएगा तो एफसीएम लगेगा, और 5% का रेट लगाएगा तो आरसीएम लगेगा। मतलब यहाँ पे इट विल बी 1,12,000 और यहाँ पे इनवॉइस में 5,000 नहीं आएगा क्योंकि रिसिपेंट पे करने वाला है। समझा? ये प्रोविजन देके रखा है, ये प्रोविजन देके रखा है कि आई होप यू विथ मी। बस थोड़ा सा नॉलेज यहाँ लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम अगर देखोगे तो हमारी नेक्स्ट चैप्टर में चार्ट बना कर रखा है मैंने 5% 12% के ऊपर, जो मैं आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं क्लियर? तो अगर जीटीए ने 12% जीएसटी का रेट लगा के रखा है तो एफसीएम लगेगा। और अगर जीएसटी अगर बिल में है, सिंपल लॉजिक है, आज मैं सप्लायर हूं और मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगी तो ही मेरे बिल में जीएसटी होगा। अगर मैं जीएसटी कलेक्ट, मैं जो अगर पे ही नहीं करना है तो मैं कलेक्ट ही नहीं करूंगी। तो अगर इनवॉइस ये दिखा, अगर इनवॉइस लाख रुपए का दिख गया, इसका मतलब है कि जीटीए 12% जीएसटी नहीं लगाने वाला है, जीटीए 5% जीएसटी लगाने वाला है। और इनफैक्ट हम पढ़ेंगे, इनवॉइस में लिखा भी होता है, इनवॉइस का एक फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट मतलब एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, पर इनवॉइस में ये बोल के रखा कि ये डिटेल्स आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। उसमें एक डिटेल ये भी होनी चाहिए कि इज इट, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। इनवॉइस में पूछते, ये पॉइंट आता है, आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया इस केस में यस, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल होगा, तो कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपेंट टैक्स पे करेगा। तो मैं 5% फिर क्यों कलेक्ट करूं? मैं तभी कलेक्ट करूंगी जब मुझे पे करना है। जब मुझे पे ही नहीं करना है तो मैं कलेक्ट क्यों करूं? गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत समझा कि नहीं समझा? नो बहुत सप्लायर का मतलब कौन होता है? सप्लायर इज द वन हु इज गिविंग यू सर्विसेज।
आज आपका माल है, थिंक योर, आपका माल आपको मेरे पास पहुंचाना है। आप कौन हो? कंसाइनर हो। मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात कर रही हूं। नो 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 नो, गुड्स तो अरे ट्रांसपोर्टेड तो कोई मतलब बेसिकली कंसाइनर और कंसाइनी है। आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को नहीं दिए, आपने गुड्स मेरे लिए ट्रांसपोर्टर को दिए। तो बेसिकली अज्यूम करो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक तो आपने मुझे गुड्स दिए तो उसके ऊपर गुड्स का अलग हो जाएगा, और आपने गुड्स मुझे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या ली? सर्विसेज ली। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन में यहाँ पे गुड्स भी आया and services be goods from consignor to consignee and services from transporter to consignor or consignee as the case may be। कोई कंफ्यूजन है? वापस समझो यार, देखो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करूं। जीटी इज अ ट्रांसपोर्टर हु इज गिविंग यू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। वो ट्रक वाला है, आप उसको माल दोगी नहीं तो मुझे बताओ वो माल मेरे को कैसे देगा? और वो जो माल कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को दिया है वो मेरे लिए दिया है। तो वो आपकी और मेरी डीलिंग अलग है, वो आपकी और मेरी डीलिंग अलग है। ये बंदा क्या लेगा? ये बंदा सपोज मुंबई से माल पूना पहुंचाना है तो उसका किराया लेगा, गुड्स को लेकर उसका कोई भी रोल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये समझा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जीटीए 12% चार्ज करता है तो एफसीएम लगेगा, और अगर इनवॉइस में जीएसटी नहीं है मतलब आरसीएम है। क्लियर? अब क्वेश्चन वापस जाते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल जा रहा है। आई एम हैप्पी विद दिस चैप्टर। हमने ऑलमोस्ट, दिस इज लाइक आई थिंक 4th डे 1 हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, डे 2 हमने सिर्फ सेक्शन 12 पढ़ा, डे 3 में से सेक्शन 13 पढ़ा, एंड डे 4 वी आर गोइंग टू गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। Golden Industries Limited engaged the services of Sandhu Transporter for road, देखो क्लियरली बोल दिया, for road of a consignment on 25th December and made an advance payment for the transport on the same date on 25th December. However, the consignment should not be sent immediately on account of strike in the factory, and instead it was sent on 20th January, and invoice was received from the transporter on 22nd of January. What is the time of supply? और यहाँ पे दे दिया है आरसीएम लग रहा है, बोल दिया है मतलब 12/3 लग रहा है। मतलब क्या लग रहा है? 12/3 लग रहा है। और मुझे प्रोविजन बताओ 12/3 के प्रोविजन क्या है? अभी पढ़ा बॉस। जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार अगर प्रोविजन रीड करोगे तो प्रोविजन थरो हो जाएगा। 12/3 क्या बोलता है? 12/3 क्या बोलता है? डेट ऑफ पेमेंट, मतलब और कौन पेमेंट करने वाला है यहाँ पे? यहाँ कौन टैक्स भरने वाला? रेसिपेंट। तो जब मैं पेमेंट की बात करती हूँ तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी? रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी? रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। तो उसके बुक्स में पेमेंट की एंट्री या उसके बैंक में डेबिट की एंट्री, विच एवर इज अर्लियर, एंड 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। एम आई क्लियर? तो वापस देखते हैं, Goods Industries engaged the service of Sandhu Transport for Road of consignment on 25th December and made advance payment for the transport on the same date। मतलब डेट ऑफ पेमेंट की एंट्री, डेट ऑफ पेमेंट कब दिया अपने को? 25th of December। और okay, however the consignment was not sent immediately on account of a strike in the factory, instead was sent on 20th of April। और इनवॉइस कब रेज हुआ? 22nd जनवरी। बॉस 22nd जनवरी से हमें क्या चाहिए? 61 डे चाहिए। आई होप यू विथ मी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं 25/12/2019 और यहाँ पे ये लिखूं 22nd जनवरी 2020 प्लस 61 डेज, तो देखा जाए तो यही अर्लियर होगा। तो बच्चे क्या करते? तो स्मार्टनेस दिखा देते हैं। क्या करते? इसका कैलकुलेशन नहीं करके आते। ये काम मत करना। क्या लिखा? इन दिस केस द डेट ऑफ पेमेंट प्रीसीड्स, मतलब कम बिफोर, प्रीसीड एंड सक्सीड, आई होप विथ मी, 61th डे from the date of issue of invoice
by supplier service, hence the date of payment will be 25th. बट प्रीसीड में डेट बताओ मुझे, शॉर्टकट मत करना, पेपर चेकर नंबर काट देगा. दूसरी बात, इनवॉइस कब रेज हुआ है? 22 जनवरी को इनवॉइस रेज हुआ, राइट? वहां से 60 डेज काउंट करना, पर 22 जनवरी को इंक्लूड मत करना, 23 जनवरी से स्टार्ट करना. कहां स्टार्ट करोगे? 23 जनवरी से 60 डेज, फिर उसके बाद का एक नेक्स्ट डे 61 डे, या तो डायरेक्टली 61 डेज काउंट कर लो. एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. राजेश ऑफ आसाम, आई होप विथ मी ऑल वेल टिल हियर. कोई जल्दी तो नहीं जा रही हूँ ना बॉस? आई थिंक गोइंग इन गुड स्पेस. थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट नाउ वी हैव टाइम, इसलिए मुझे इतना बैक ऑफ द माइंड टेंशन भी नहीं आ रहा है. आई फील हमारा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट यही क्लास में खत्म हो जाए. I hope you all okay with that. I hope you all, I'm solving each and every question. Normally I don't solve in the class, I give as homework, and then when student asks me the doubt, I only solve those doubt. But now I think we have little extra time. Now my attempt is in November, so at least I can give 2 hours to one subject, and that too thoroughly. Okay, क्या लिखा है? Rajesh of Assam received some taxable services from L'Oreal Enterprises of UK, okay, on 1st December, for which an invoice was raised on 1st December. Determine the time of supply of services if Rajesh makes the payment. Simple question है यार, but ये ना simple नहीं है, नहीं simple नहीं है बॉस. L'Oreal UK सप्लायर कहाँ है? यूके में है. रिसिपेंट कहाँ है? इंडिया में है. कौन नॉर्मली टैक्स पे करता है? सप्लायर नॉर्मली टैक्स पे करता है, पर यहाँ मेरा सप्लायर कहाँ बैठा है? यूके में बैठा है भैया. सप्लायर को जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है, नंबर के लिए पैन नंबर होना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होना पड़ता है, उसके लिए हमारे अलग से कंडीशंस होती है. गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इन शॉर्ट इस केस में सप्लायर टैक्स नहीं भरेगा. कौन टैक्स भरेगा? रिसिपेंट टैक्स भरेगा. कौन टैक्स भरेगा? रिसिपेंट भरेगा कि नहीं भरेगा? यस और नो? तो मतलब क्या लगने वाला है? आरसीएम लगने वाला है. क्या लगने वाला है? आरसीएम. ये आपको दिमाग में चाहिए. ये अगर ये दिमाग में आ गया तो फिर आपको पता चलेगा कि 13(2) लगाना है कि 13(3) लगाना है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 9, या आपटे एंड आपटे इज लोकेटेड इन इंडिया. ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि फिर 9th लिंक है. आरसीएम के केस में, इन केस ऑफ सर्विसेज के केस में जब 13(3) लगता है, क्या लगता है 13(3)? तो डेट ऑफ पेमेंट और 61th day from the date of invoice whichever is earlier. पर हमने एक और पढ़ा था एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में, तो उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डेट ऑफ पेमेंट प्लस 61 डे, डेट ऑफ पेमेंट प्लस 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम चेक कर लेंगे. आई होप यू हैव ऑल विथ ओके. और ओके विद क्वेश्चन नंबर 8. कोई डाउट है तो मैं सॉल्व कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ. जल्दी बताओ प्लीज बताओ. ऑल वेल विथ क्वेश्चन नंबर 8 और नॉट? टेल मी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. आपटे एंड आपटे is located in India and holding 51% shares of Wilson Limited, a USA-based company. This is called as what? क्या बोला जाता है इसको? इस पे क्या लगेगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज. बॉस एक होमवर्क है आपके लिए आज. एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज एज पर सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेम जो मीनिंग एसोसिएटेड एंटरप्राइज का इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92A में देकर रखा है, वही मीनिंग हमने यहाँ लेके रखा है. इट्स अ होमवर्क फॉर यू पीपल. यू विल टेल मी टुमारो कि सेक्शन 92A में क्या क्या कवर किया गया है. ओके, बहुत डिफिकल्ट जॉब नहीं है. इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ओनली.
अब मैं क्लियर? अच्छा पढ़ते हैं. Apte Napte is located. I hope you're with me. I hope you're clear with your homework. Apte Napte is located in India and holding 51% of shares of Wilson Limited, a USA-based company. Wilson Limited provides business auxiliary services to Apte. मतलब Wilson कहाँ बैठा है? इंडिया के बाहर. आपटे कहाँ बैठे हैं? इंडिया में. मतलब यहाँ पे एक तो आरसीएम भी लग रहा है प्लस एसोसिएटेड भी है. तो आरसीएम तो है ही है, बट उसमें नॉर्मल आरसीएम 12(3) का एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज एप्लीकेबल होगा. अगर आपको याद है तो वहां पे लिखा था कि हम जो ये 12(3) पढ़ रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल आरसीएम एक्सेप्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइज. ओके, क्या अग्रीड कंसिडरेशन है? $1 lakh US. Date on which service is provided by Wilson is 16 December. Date on which invoice is sent by Wilson is 19 December. Date of debit in the books of accounts of Apte and Apte. See, मैंने आपको कल बताया था, if you remember. Apte and Apte की बुक्स में विल्सन का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट अकाउंट होगा. मैं भी डॉलर्स में लिख रही हूँ. चलो 1 लाख जो डॉलर्स है वो आपटे एंड आपटे को विल्सन को पे करना है. और जब मुझे पे करना होता है तो मेरा क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है. तो आपटे एंड आपटे की बुक्स में विल्सन का क्रेडिट बैलेंस होगा. अब जब मैं विल्सन को पे करूंगी तो मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी. अब मैं क्लियर? जब मैं विल्सन को क्या करूंगी? पे करूंगी. जब मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी. तो देखो, डेट ऑफ डेबिट और डेट ऑफ पेमेंट. क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं कि मैं इनको पेमेंट करूं. हम दोनों कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज में क्या होता रहता है? आज सर्विस ली, कल सर्विस दी, तो बुक एंट्री घुमाते रहते हैं. डेबिट में एंट्री करी या पेमेंट किया इज वन एंड द सेम थिंग ओवर हियर. तो डेट ऑफ डेबिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. डेबिट कब किया? 30/12/2019 को. पेमेंट कब किया? 23 मार्च 2020 को. तो डेट ऑफ डेबिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज 30 December 2019. कोई कंफ्यूजन बताओ? इस क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है, सर्विसेज की बात हो रही है, 13(3) लगेगा. डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस. इस क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट है क्या? अच्छा, आई थिंक अलग अलग सिनारियो तो शिट, ये है ना, अलग अलग सिनारियो है. आई थिंक अलग अलग सिनारियोज है. राइट, करेक्ट, अलग अलग सिनारियोज है. तो बेसिकली इनवॉइस कब का है? 29 अगस्त. पेमेंट कब हुआ है? 10 अक्टूबर. तो इसका 61 डेज हम जब लेते हैं, डेट इमीडिएटली कितना आएगा? इस 29 अगस्त से. ओके, एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं अपन, तो अपना क्लैरिटी और बढ़ जाएगा. 29 अगस्त से स्टार्ट करना है 61 डे. 29 अगस्त को इग्नोर कर दो. वैसे मैं थोड़ी सी शॉर्टकट कम बिलीव करती हूँ. आई बिलीव एक बार कैलकुलेशन पेपर में करना ढंग से कर दो. हाँ, जहां लगता है कि मैं कर सकती हूँ वहां बात अलग है. तो कैसे कर सकती हूँ, आई विल लेट यू नो. ओके, लेट्स सी दिस. सिंपल अगर मैं बात करूं 29 को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, तो मैं 30th से कंसिडर करूंगी. और अगस्त का 31st. तो अगस्त के 2 दिन हो गए. कितने दिन हो गए? 2 दिन अगस्त के. फिर सितंबर कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है. सितंबर के 30 डेज ऐड कर दिए. राइट, सितंबर. फिर अक्टूबर के अगर मैं 31 डेज पूरे ऐड करती हूँ तो 63 डेज हो जाता है. तो यहां तक तो 32 डेज हो गए. यहां तक तो 32 डेज हो गए. तो बेसिकली अब मैं अक्टूबर के
पूरे 31 डेज ऐड नहीं कर सकती। अगर मैं 31 डेज पूरे ऐड करूंगी तो 63 हो जाएगा, आई वांट 61। तो 31 अक्टूबर निकाल दो, 30 अक्टूबर निकाल दो, मैं सिर्फ क्या करूंगी 29 डेज ऐड करूंगी, मतलब 29 अक्टूबर तक ऐड करूंगी। एम आई क्लियर? तो देखो 29 अक्टूबर आया कि नहीं आया, अंडरस्टैंड? ये बहुत सी अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग सिनेरियो है, 5 क्वेश्चन है, अलग अलग सिनेरियो है। होप विथ मी, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बहुत समझा? मैं यहाँ पे पता है इस 32 डेज के बाद मैं फिंगर्स पे काउंट करती, मैं ये शॉर्टकट भी नहीं दिखाती कि मैं 29 ऐड करूं कि 31 ऐड करूं। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जल्दी बताओ, कोई कंफ्यूजन? ओके, मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट में कम बिलीव करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट। मुझे लगता है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए एफर्ट्स, और जितने एफर्ट्स चाहिए उतने सब करने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अगर टॉप पे पहुंचा है तो वो शॉर्टकट से पहुंचा है, और अगर शॉर्टकट है तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत जल्दी नीचे आएगा। ये भी मैंने फील किया है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से करो कि गो स्लोली अप बट देन यू रीच एट द राइट प्लेस फॉर परमानेंट, ऐसा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ Limited avail legal services, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लिख दो लीगल इज RCM। देखो ये वाला चैप्टर में आपको क्या याद रहना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज के बारे में यहाँ बोला गया है वो RCM है कि FCM। समझना, गुड्स के केस में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू रिमेंबर कि इस गुड्स में RCM लगेगा कि FCM लगेगा, नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, क्योंकि गुड्स की लिस्ट लंबी है। पर सर्विसेज के केस में लिमिटेड लिस्ट है जो हम पढ़ना आज स्टार्ट करने वाले हैं। सर्विसेज के केस में लिमिटेड लिस्ट है जो बोला गया है कि इसमें RCM लगेगा। उसमें जैसे हमने डायरेक्टर्स पढ़ा, उसमें जैसे मैंने आपको आज थोड़ा सा हिंट GTA का दिया, ये थर्ड हम पढ़ने वाले लीगल। अब ये मैं आपको एग्जाम में बोलने नहीं आऊंगी कि लीगल पे FCM लगेगा कि RCM लगेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मतलब ये चैप्टर करते करते आपको लिस्ट भी साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड अवेल लीगल सर्विसेज ऑफ वकील एंड कंपनी। वकील एंड कंपनी इश्यूज इनवॉइस फॉर सर्विसेज टू XYZ। जब मेरे को लीगल दिखता है तो 13/3 दिखेगा, 13/3 इज डेट ऑफ पेमेंट एंड 61 डे। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोविजन कौन सा अप्लाई करना है अगर ये पता है तो फिर कुछ भी टेंशन नहीं है। पर अगर आपको यही नहीं पता है कि लीगल में RCM लगेगा तो आप 13/2 एंड 13/3 के बीच में घूम जाओगे। XYZ Limited availed legal services of Vakil and Company. Vakil and Company issues invoice for services to XYZ on 1st August. The payment is contested by XYZ on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on. A final payment is made on 15th of November. 15 नवंबर हमारा डेट ऑफ पेमेंट हो गया, एंड 1st अगस्त को हमने इनवॉइस रेज किया था, उससे 61 डे विल बी व्हाट, 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 1st ऑफ October. So whichever is earliest 1st of October. Am I very clear? Am I? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल सर्विसेज के ऊपर RCM लगता है। मतलब वकील is supplier and XYZ is recipient. XYZ will be paying tax. XYZ will be paying tax. Am I clear? Can I go ahead? Can I go ahead? Is question number 11 clear? The last question, question number 12. An income tax search was carried out at residential premises. मतलब छापा लगा है, छापा, गड़बड़ी करी है, आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी। An income tax search का मतलब भी छापा was carried out at residential premises of Mr. X, working in a multinational company. In course of search, large volume of undisclosed asset was found. ढूंढते हुए पता चला कि भैया बहुत सारी असेट है बंदे के पास, उसने डिस्क्लोज ही नहीं करी। असेट आई कहां से, खरीदने के लिए पैसा कहां से आया,
which he claims as service income. On the basis, the GST authorities investigate. See, income tax department ने छापा मारा, सर्विस इनकम पता चली, तो सर्विस इनकम पे क्या आना चाहिए था, जीएसटी आना चाहिए था, तो पे कौन चला गया, जीएसटी डिपार्टमेंट आ गया ना, एक डिपार्टमेंट आया, फिर सब भाई है, सब भाई बहन आ जाएंगे एक के साथ एक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया ये देखो ये बंदे ने सप्लायर की है, सर्विसेज दी है, पर जीएसटी पे ही नहीं किया, अब आ जाओ आपका काम शुरू हो गया। When he claims as service income, on the basis the GST authorities investigate, here being scrutinized, the income tax authorities are not known. Mr. X voluntarily pays the tax during the investigation. जब मुझे बताओ यहाँ पे मिस्टर एक्स कौन है, एम्प्लॉय है, मिस्टर एक्स कौन है, एम्प्लॉय, समझना क्या लिखता है, as per section 13 subsection 5, where it is not possible to determine the time of supply and date of invoice or date of provision of service or date of receipt of payment. भैया एक तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय थे, तो तुमको सैलरी मिल रही होगी, सर्विस इनकम कहाँ से आई, मतलब तुमने कोई ना कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया है, एम आई क्लियर, चोरी कर रहे थे तुम। In terms of date in invoice or date of provision of service or date of receipt of payment or date of receipt of services in the books of account and where periodical return is not filed, मिस्टर एक्स क्योंकि वो एम्प्लॉय है, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लेके नहीं रखा होगा, और वो सर्विस इनकम को तो छुपा रहा था, इसलिए उस पर क्या लगेगा, 13 सबसेक्शन 5 में बी वाला लगेगा कि व्हेन यू आर नॉट रजिस्टर्ड, इन केस जब आप पे करोगे दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, कोई इशू यहाँ तक, इज ऑल दिस क्वेश्चंस क्लियर, ऑल 12 क्वेश्चंस आर क्लियर और नॉट, आंसर करो फटाफट आंसर करो, सारे के सारे क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट? All done? All done, all done, all done. So we are done with time of supply chapter and honestly feeling बहुत अच्छे से किया है, बहुत thoroughly किया है। आपका एक काम बचता है, जहां जहां मैंने सेक्शंस के बाद फ्लो चार्ट्स थे या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था, आप प्लीज वो कॉपी कर लो। आई थिंक बाय डूइंग दैट इन आई थिंक 2 पेज सेक्शन 12 के लिए एंड 2 पेज सेक्शन 13 के लिए एंड 4 पेजेस योर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर विल गेट ओवर। And I think 1 page for valuation chapter, max both the side. ऐसे अगर आप कोशिश करोगे ना तो आपका I think रिविजन बुक 50 पेजेस की तैयार होगी। पेमेंट ऑफ टैक्स में भी चाहो तो तीन पेज में, एक पेज कैश लेजर का बना दो, एक पेज क्रेडिट लेजर का बना दो, एक पेज लायबिलिटी लेजर का बना दो, उसी में एंड में इंटरेस्ट का बता दो। अगर आप ये करते हो ना, दिस इज लाइक सुपर्ब जॉब डन बाय यू पीपल। एक बार मेहनत करो, मेरे साथ मेहनत कर लो, जो टीचर्स बोलते हैं ना उसको रिलीजियसली फॉलो क्या करो। Am I clear? Am I clear? Sure. So we are done with this lecture. Okay, thank you. Bye bye.